वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी पिछली कक्षा में यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज हम यूनिट 4 के ही बी पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमें पढ़ना है ग्रेडिंग। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब श्रेणीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए विद्यालयों के द्वारा क्या किया जाता है, उन्हें अंक दिए जाते हैं या अंक देने के लिए बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जो परंपरागत मूल्यांकन का तरीका है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम बालक का मौखिक या लिखित परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन करते हैं। या तो हम उसकी मौखिक परीक्षा ले लेते हैं या फिर उसकी लिखित परीक्षा ले लेते हैं और उसमें जो उसके मार्क्स आते हैं उसके आधार पर हम उसे उसकी डिवीज़न बता देते हैं या उसका जो भी असेसमेंट करनी है उसकी वो कर देते हैं। तो इस तरह से जो परंपरागत पद्धति है उसमें बालक का मूल्यांकन किया जाता है, उसे मार्क्स दिए जाते हैं मौखिक परीक्षा या लिखित परीक्षा के आधार पर। अब ये प्राप्तांक जो दिए जाते हैं ये होते हैं 0 से 100 के मध्य, ठीक है। 0 से लेकर के 100 के मध्य बच्चे ने जितने भी अंक प्राप्त किए होते हैं आप उसे दे देते हैं, ठीक है। वो प्राप्तांक उसे प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्तांक मतलब प्राप्त होने वाले अंक। तो 0 से 100 तक के ये प्राप्तांक होते हैं विद्यार्थी के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि इसी के आधार पर इन्होंने 0 से लेकर के 100 तक के अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर क्या होती है, डिवीजन बनती है, ठीक है। डिवीजन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। हमें पता है कि अगर स्टूडेंट के 60% या उससे ऊपर के मार्क्स वो गेन करता है, जितने भी टोटल मार्क्स का उसका एग्जाम है, तो अब हम उसको फर्स्ट डिवीजन में रखते हैं, यानी प्रथम श्रेणी से वो उत्तीर्ण हुआ है, या फिर सेकंड श्रेणी से हुआ है तो 45 to 59 पॉइंट समथिंग वाले वो इसमें आते हैं। फिर उससे पीछे वाले थर्ड में जाते हैं या उससे भी पीछे वाले हैं वो फेल हो जाते हैं। इस तरह से हमने उनका एक क्रम निर्धारित कर रखा है, एक श्रेणी निर्धारण की जो ये तरीका है फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, ये कोई तर्क संगत नहीं है, ठीक है। तर्क संगत या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हम इसको ये नहीं कह सकते कि एकदम ऑथेंटिक है, इसको फॉलो किया जा सकता है, नहीं, बस ऐसे ही ये मापदंड तैयार कर दिया गया है। अब एक चीज तो ये कि ये जो बिना किसी मापदंड के तैयार किया गया ये जो डिवीजन वाला सिस्टम है ये भी कहीं पे भी हमें सही नहीं लगता। और दूसरी चीज क्या होती है कि इस सिस्टम में आप एक चीज और देख सकते हो कि सब्जेक्ट अगर बदलता है तो मार्क्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। कैसे, इसे समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चे के साइंस या मैथ्स के अंदर ज्यादा नंबर आते हैं, लैंग्वेज या SST के अंदर कम मार्क्स आते हैं। तो आप बताइए ना, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मैथ्स या साइंस के अंदर तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जहां पे बात होती है हिंदी की या फिर SST सब्जेक्ट्स की तो वहां पे उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप कैसे लेवल चेक करोगे कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है या बच्चा किस लेवल पर स्टैंड करता है? क्या आपके लिए एज अ टीचर डिसाइड करना, उसकी असेसमेंट करना आसान होगा? और फिर इस तरह से हम जो है बच्चे के सही लेवल का पता नहीं लगा पाते। जो जजमेंट चाहिए ना कि बच्चा इस श्रेणी में स्टैंड करता है वो नहीं हो पाता है। तो ये इसकी कमियां रहती हैं। अध्यापक का व्यक्तिनिष्ठ होना स्वाभाविक है इसके अंतर्गत, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठता मतलब आत्मनिष्ठता, मतलब जो मुझे लगता है। कॉपी चेक करते हुए अध्यापक के मन में स्टूडेंट की छवि रहती है, चाहे उसने कैसा भी किया हो, क्योंकि वो पूरा साल उसे पढ़ा करके आया है तो उसकी मेंटालिटी सेट होती है। चाहे उस बच्चे ने अच्छा ही लिखा हो लेकिन हमें ये लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ के आया होगा तो कॉपी चेक करने का नजरिया भी वही रहता है। तो व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता का इसमें भाव रहता है। अध्यापक की थोड़ी सी चूक या भूल के कारण विद्यार्थी की जो श्रेणी है वो प्रभावित हो जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 59 पॉइंट समथिंग पे खड़े हैं, लेकिन चाहे उनके 59 पॉइंट समथिंग है
लेकिन मानी तो उनकी सेकंड डिवीजन ही जाएगी ना। और इसके अलावा कोई और बच्चा है जिसने 46% गेन किए हैं तो उसकी भी सेकंड डिवीजन ही है। आप सोचो, आप 59 पॉइंट समथिंग पे हैं, आप भी सेकंड डिवीजन में ही है, और इसके अलावा कोई 46% गेन करता है तो उसकी भी सेकंड डिवीजन ही है। तो इस तरह से अध्यापक की थोड़ी सी भूल चूक होने से बच्चे की श्रेणी में अंतर आ सकता है। और आप ये देखिए कि इससे क्या होता है, ये जो है ना 45 से 60 तक का ये जो सफर है, कितने सारे बच्चे इसमें स्टैंड करते हैं, तभी तो ये जो डिवाइडेशन है, ये जो श्रेणियों को बांटा गया है, उसको कोई भी तर्कसंगत नहीं मान सकता और स्वीकार भी नहीं किया जाता। अब इन सारी कमियों को दूर करने के लिए जो हमारे शिक्षाविद हैं या हमारे अनुसंधानकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से मूल्यांकन की जो प्रक्रिया उसको ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये जो मूल्यांकन की परंपरागत प्रणाली है इसे छोड़ करके ग्रेडिंग को अपनाना होगा। तो शिक्षाविदों ने भी ऐसा बोला करने के लिए, अनुसंधानकर्ताओं ने भी यही राय दी, और इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा भी इसे ऐसा ही करने के लिए, ग्रेडिंग को अपनाने के लिए, श्रेणीकरण को अपनाने के लिए, इस प्रणाली को शिक्षा पद्धति में प्रयोग करने के लिए कहा गया। और इनके आधार पे ही ये श्रेणीकरण या ग्रेडिंग जो है वो शिक्षा पद्धति में मूल्यांकन के तरीकों में प्रयोग की जाने लगी। ठीक है, तो ये इसका आप कह सकते हो कि ये क्यों आई, तो इस तरीके से आई क्योंकि परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में जो कमियां थी वो ये थी कि इसमें बच्चे का जो मापन किया जाता है उसमें जब उसको प्राप्तांक दिए जाते हैं तो ये जो डिवीजन वाला सिस्टम है ये सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, और इसके अलावा अलग अलग विषयों में बच्चे को जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनके मानदंड भी अलग अलग रहते हैं। तो इस आधार पर अगर बच्चे के गणित और साइंस में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, भाषा और एसएसटी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हम किसी बालक के जो एकदम एग्जैक्ट लेवल है उसके बारे में नहीं जान सकते। हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये बच्चा इस स्थान पर स्टैंड करता है। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए अध्यापक की जो व्यक्तिनिष्ठता रहती है कि उसकी थोड़ी सी भूल चूक से बच्चा फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन में चला जाता है, तो इन सब से बचने के लिए श्रेणीकरण जो सिस्टम है इसको ग्रेडिंग सिस्टम को लाने की बात की गई और इसे अपनाया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक बार कॉन्सेप्ट की क्यों आया। अब हम मेन इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि ये जो ग्रेडिंग का संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया, कहां से इसकी बात की शुरुआत हुई। देखिए एक नाम है हॉकिंस, ठीक है, इंग्लिश में इनका नाम है हॉकिंस। इन्होंने सबसे पहले बताया, इनके अनुसार, ठीक है, कीथ हॉकिंस के अनुसार जो इसका संप्रत्यय देने वाले थे, कॉन्सेप्ट देने वाले थे ग्रेडिंग का, वो थे या इसके बारे में बात करने वाले, उनका नाम था विलियम फारिश। इन्होंने सबसे पहले बात की थी, विलियम फारिश ने, कि जो परंपरागत मूल्यांकन पद्धति में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कमियां हैं, इनको दूर किया जा सकता है किस तरीके से, अगर ग्रेडिंग को अपना लिया जाए तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके संप्रत्यय को देने वाले कौन थे, विलियम फारिश। अब विलियम फारिश के द्वारा जो ये बात की गई उसको सबसे पहले 1972 में अपनाया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। सबसे पहले लागू किसने किया था, 1972 में, 1972 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसको सबसे पहले लागू किया, सर्वप्रथम लागू किया। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाता है स्टूडेंट्स, इसमें
बच्चे ने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उनके आधार पर उसे ग्रेड्स दी जाती हैं। ठीक है, जितने भी नंबर उसने प्राप्त किए हैं टोटल में से, जितने भी उसकी परीक्षा मान लीजिए 100 नंबर की है, 80 नंबर की है, 50 नंबर की है, जितने भी उसने उन 100, 80, 50 जितने का भी टोटल एग्जाम है उसमें से नंबर प्राप्त किए हैं, उस आधार पर ग्रेड्स दी जाती हैं उन्हें। तो ये ग्रेड्स क्या हो सकती हैं? ये ग्रेड्स O, A, B, C या D हो सकती है, या फिर कई जगह पर इसको O ना दे करके सीधा A से शुरू किया जाता है, A, B, C, D और E। ठीक है, इस आधार पर इसको दिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको ये कि ग्रेड्स दी जाती है, और वैसे तो आपने इसको प्रैक्टिकली भी देखा है कि ग्रेड्स किस तरह से दी जाती हैं आधुनिक शिक्षा में। चलिए, ये तो हमें पता चल गया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसके महत्व के अंतर्गत, या इसकी नीड किस तरह से हमें जरूरत महसूस हुई। वैसे तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम किन बिंदुओं को लिखेंगे उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम इसकी नीड या इसकी आवश्यकता की बात करें, या इसके महत्व की भी बात इसी में ही आ जाएगी, तो क्या आता है इसमें? सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता पर अंकुश लग जाता है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता पर अंकुश लग जाता है। अंकुश मतलब रोक लग जाती है। कैसे लग जाती है इसे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जो परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली है उसमें क्या रहता है कि एक टीचर का माइंड सेट रहता है। उसे ये लगता है कि मेरा ये स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन के लायक है, या सेकंड डिवीजन के लायक है, या थर्ड डिवीजन के लायक है। तो वहां पे उन्हें ये पता है कि मैं अगर इसको 60% से थोड़ा सा भी पीछे रखूंगा ना, तो ये अपने आप ही सेकंड डिवीजन में चला जाएगा। तो अगर उसका कुछ ऐसा मोटिव है कि इसको फर्स्ट डिवीजन नहीं लाने देना, तो वो क्या करेगा, बस 60 से थोड़ा पीछे ही तो लेके जाना है। तो यहाँ पे उसकी व्यक्तिनिष्ठता ना बहुत ही अच्छे से काम करती है। उसकी जो खुद की सोच है वो बहुत अच्छे से काम करती है। या फिर उसको ये कह सकते हैं कि किसी टीचर को किसी को फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में डालने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बस अपनी मेंटालिटी को सेट करना होता है। उसे जैसा लगता है वो वैसे डिसीजन ले सकता है। लेकिन ग्रेडिंग में इससे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ स्टेप पे सब खड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया O, A, B, C और D। कहाँ पे? तो 3 श्रेणियां थी, 3 डिविजन्स थी, और यहाँ पे 5 ग्रेड्स हैं। तो फर्क पड़ा ना। जो एक रेशो आ रहा था, जैसे 45 से लेकर 60 तक के जो भी 59 पॉइंट समथिंग के जो भी थे स्टूडेंट्स, या इतना नंबर प्राप्त करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सेकंड डिवीजन में आने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पहुंचने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसमें कमी है परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में, उस पर अंकुश लग जाता है, जो अध्यापक की भूल चूक के कारण या उसकी आत्मनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता के कारण जो बच्चे की डिवीजन पे फर्क पड़ जाता है, डिवीजन प्रभावित हो जाती है, वो फर्स्ट डिवीजन से सेकंड में चला जाता है, सेकंड से थर्ड में चला जाता है। तो यहाँ पे इससे छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, इस पे अंकुश लग जाता है ग्रेडिंग में। ठीक है, तो पहला तो इसकी आवश्यकता या इसके महत्व के अंतर्गत ये बिंदु हो गया। इसके अलावा इससे क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ तथा
विश्वसनीय बनती है। इससे क्या होता है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसी बन जाती है, वस्तुनिष्ठ हो जाती है और विश्वसनीय हो जाती है। इसको तो आप ऐसे ही समझ लो, जब उसमें आत्मनिष्ठता का अभाव आ गया, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव आ गया, तो वो अपने आप ही वस्तुनिष्ठ बन गई। ठीक है, हम तो वस्तुनिष्ठ जो एग्जाम्स हैं, परीक्षण है, वो भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो आत्मनिष्ठता वाले होते हैं जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न, वो भी पढ़ चुके हैं। परीक्षण दोनों प्रकार के हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो हमें पता है कि जब कोई भी परीक्षण वस्तुनिष्ठ बनेगा तो उसके बाद उसमें आत्मनिष्ठता का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा, और इसके साथ ही परीक्षण के वस्तुनिष्ठ बनने पर वो अपने आप से क्या बन जाता है, विश्वसनीय भी बन जाता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया इससे क्या बनती है, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया है दूसरा बिंदु। अब इसका जो अगला बिंदु है वो है वर्गीकरण के आधार का व्यापक होना। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसमें क्या होता है, इसमें 5 मान लीजिए ग्रेड्स बनी हुई हैं। एक तो आप 100 नंबर को 5 जगह डिवाइड कीजिए और एक आप 3 जगह डिवाइड कीजिए, तो जो क्लासिफिकेशन है, जो रेशो रहेगा एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने का, वो कम रहेगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के 59 नंबर आए हैं 100 में से। ठीक है, परंपरागत प्रणाली की बात करें तो किसी बच्चे के 59 नंबर आए हैं और 60 अगर आ जाते तो वो क्या होता, फर्स्ट श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से वो पास हो जाता। लेकिन अब उसके आए हैं 59, तो वो रहेगा सेकंड डिवीजन में, वो इस फर्स्ट डिवीजन में नहीं जा पाएगा। ठीक है, और इसके बजाय अगर किसी के 59 आते हैं और अध्यापक चाहे कि चलो ठीक है 1 नंबर दूंगा तो ये आगे पहुंच जाएगा, फर्स्ट श्रेणी में पहुंच जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, उसको भेज भी सकता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया बहुत वाइड रहता है। यहाँ पे मान लीजिए 45 to 59 वाले सारे के सारे इस सेकंड में ही जाएंगे, तो आप खुद सोच करके देख लीजिए। अब इसके बीच में कितना सा गैप है, कितने सारे स्टूडेंट आएंगे ना इसके बीच में, तो लेकिन सारे के सारे सेकंड डिवीजन से पास आउट ही कहलाएंगे, यानी 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। इसलिए यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, वर्गीकरण का आधार बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है, जिससे कि इस समस्या से निजात मिल जाती है। देखिए, अगर एग्जाम में आवश्यकता पूछी जाती है तो आप उसके आधार पर इन हेडिंग्स को सेट करेंगे, जैसे व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता पर अंकुश लगाने में। ठीक है, अगर आवश्यकता पूछी जाती है कि क्यों जरूरत है, इसकी नीड क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ या विश्वसनीय बनाने में, वर्गीकरण के आधार को व्यापक करने में, ठीक है, या व्यापकता में, और अगर महत्व पूछा जाता है तो फिर इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो पॉइंट्स यही रहेंगे। लैंग्वेज आपको सेट करनी पड़ेगी कि आखिर आपसे पूछा क्या जाता है। ठीक है, चलिए अब 4th बिंदु है तर्क संगत प्रणाली। तर्क संगत प्रणाली, तो इसमें आप किस पॉइंट या किस बिंदु की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि स्टूडेंट आखिर स्टैंड कहाँ करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैथ्स में अगर उस बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से सम सॉल्व किए हैं तो आप उसको पूरे में से पूरे नंबर भी दे देते हो। क्या आपने ऐसा कभी भी देखा है कि लैंग्वेज में पूरे में से पूरे नंबर आ गए हो, या फिर एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर आ गए हो? नहीं देखा ना। तो यही चीज इस परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा कर देती है।
अब देखिए मैथ्स और साइंस में बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। एक ही स्टूडेंट है, उसी स्टूडेंट के मैथ्स और साइंस में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन वही स्टूडेंट एसएसटी में बहुत पीछे रह रहा है, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो आप कहाँ पे बच्चे को अच्छे से जज कर पाएंगे, उसके बारे में निर्णय ले पाएंगे, उसकी असेसमेंट कर पाएंगे? कहाँ तो बच्चा आगे भी निकल रहा है और कहीं बच्चा पीछे रह रहा है। तो इस तरह से जब उसकी असेसमेंट होगी तब क्या किया जाएगा, तब उसके सारे के सारे मार्क्स को जोड़ा जाएगा। चाहे उसने गणित में जितने नंबर लिए हैं, साइंस में जितने नंबर लिए हैं, हिंदी में इंग्लिश में जितने लिए हैं, एसएसटी में जितने लिए हैं, उन सबको जोड़ करके फिर उसकी असेसमेंट की जाएगी, जो कि सही नहीं है ऐसा करना। ठीक है, हो सकता है कि ये जो जोड़ करके लास्ट में नंबर दिए जाए उसमें वो बच्चा 59 पे ही खड़ा हो, और वो किसमें क्या लाएगा फिर सेकंड डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में तो नहीं जा सकता। या फिर फॉर्चुनेटली ये हो जाए कि वो 60% से ऊपर निकल जाए, फायदा मिल जाए उसे मैथ्स में आए हुए नंबरों का या साइंस में आए हुए नंबरों का, लेकिन वो बच्चा टोटली में फर्स्ट डिवीजन जितना इंटेलिजेंट नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तर्क संगत नहीं लगती। जो परंपरागत हमारी मूल्यांकन प्रणाली है वो किसी भी लेवल से हमें तर्क संगत नहीं लगती है, इसलिए ही इसका या इसको लागू किया गया, इसको अपनाया गया, किसे? ग्रेडिंग को। ठीक है, तो ये है पूरी तरह से तर्क संगत। तो अगर हम इसकी नीड, आवश्यकता या महत्व की बात करें तो ये 4 बिंदु आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। विशेषताएं पूछी जाए तब भी आप इनको लिख सकते हो। विशेषताएं, आवश्यकता, महत्व, चारों बिंदु काम आएंगे आपके, कुछ भी पूछा जाए। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता पर अंकुश लग जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बन जाती है, वर्गीकरण के आधार व्यापक हो जाता है, और इसके साथ ही तर्कसंगत ये प्रणाली है। ये चारों बिंदु काम आएंगे। इसको स्टार्ट करने वाले या इसके बारे में बताने वाले कौन थे, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए हैं उसमें ये बड़ा क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसकी विधियां हैं, ग्रेडिंग की विधियां हैं। तो जैसे कि सीसी पे मैंने बताया कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया था और एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसी तरह से ग्रेडिंग पे भी 2 नंबर का भी क्वेश्चन आया था और 10 नंबर का भी क्वेश्चन आया था। तो सीसीई के साथ साथ ग्रेडिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इसकी विधियां पूछी गई थी। तो इसकी 2 विधियां हैं, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि ग्रेडिंग की, जो कि हमने अगली कक्षा में पढ़नी है। यहाँ पे हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया है, इसकी विशेषताओं को पढ़ लिया है, इसके महत्व को पढ़ लिया है, इसकी नीड या आवश्यकता क्यों पड़ी इस पर बात कर ली है। तो कीथ हॉकिंस ने क्या बताया कि ग्रेडिंग के बारे में या उसका संप्रत्य देने वाले कौन थे, तो वो थे विलियम फारिश। और जो हमारे शिक्षाविदों ने या जो हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने या जो हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसे अपनाने की बात की, इसको लागू करने की बात की, तो सबसे पहले इसे लागू किसने किया, तो 1972 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे लागू किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ग्रेड्स दी जाती हैं। वो ग्रेड्स O, A, B, C, D या फिर A से शुरू करके A, B, C, D, E ये हो सकती हैं। ठीक है, अब O का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, B, C, D कैसे है, सापेक्ष जो प्रणाली है या सापेक्ष विधि है ग्रेडिंग की वो क्या है, निरपेक्ष विधि क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल में अगली कक्षा में करवाने वाली हूँ। आज की कक्षा में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको, आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड में लेकर के चलना है, इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। और अगली क्लास के अंदर अब हम बात करेंगे इसके बाद इसकी विधियों के बारे में। अब जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, कि कुछ पक्ष, कुछ बातें, कुछ तर्क इसके बारे में, इसके पक्ष में बोलेंगे और कुछ इसके विपक्ष में बोलेंगे। तो इसकी विधियों के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि इसके पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है। तो अभी कुछ चीजें हैं इम्पॉर्टेंट जो इसके बारे में जाननी बाकी है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।
हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।